हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CS विद राज। आज मैं आप लोग को BCA CS का बेसिक मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 से 22 वाला। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और इतना गारंटी है जैसे मैं समझा रहा हूँ उसे आप समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से उसको सही से देखिएगा शुरू से अंत तक। और चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। उसके बाद सब्सक्राइब तो पहले सबसे नंबर 1 में कर दीजिए। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन क्या क्या है। तो देखिए गाइज, हमारे पास ये देखिए BCA का बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है 2021-22 का। और इसका पहला सेक्शन ये है। सेक्शन ए में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ए आपको डिफाइन करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है विथ एग्जाम्पल के सहित में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो देखिए पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसका एग्जाम्पल सहित हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, और उससे पहले बढ़ते हुए पहले हम आपको ये बता दें कि आप लोग एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं। तो देखिए, पहले आपको क्या करना, सेक्शन ए डालना। उसके बाद जो भी आंसर है, आंसर 1 का आपको पार्ट का ए करना। तो ऐसे आप करिए विथ हेडिंग बढ़िया से आराम से ऐसे ही स्ट्रक्चर में आप लिखिएगा वहाँ पर, जो कि मतलब एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, छोड़िए। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट हैज़ अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। ये आपका हो गया इसका मतलब डिफिनीशन। मतलब क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं जो भी मतलब जिसके पास फिक्स डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होते हैं दो नंबर के बीच में। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 है। ठीक है, तो 6 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। 9 और 6 के बीच में कितना है, 3। 12 और 3 9 के बीच में कितना है, 3। 15 12 के बीच में कितना है, 3। तो देखिए 3 3 3 3 सब में डिफरेंस जा रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हो गया, ये जो सीरीज आपको मिल गया या सीक्वेंस मिल गया, ये आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है गाइस, यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, जिसमें मतलब कि जो तुम्हारे पास उसके कॉमन डिफरेंस होते हैं दो नंबरों के बीच में। तो ये आपको ऐसे इसका डिफिनेशन लिख देना। एग्जाम्पल जैसे इसका और भी ले लीजिए, 1, 3, 5, 7 अपनी तरफ से बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 3 में से निकालो 2, 5 में से 3 निकालो 2, 7 में से 5 निकालो 2, 9 में से 7। बस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट फार्मूला टू कैलकुलेट एन टर्म ऑफ AP। ये AP है, AP का एन टर्म आपको फार्मूला उसका फाइंड करना। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कि फार्मूला टू कैलकुलेट एन टर्म ऑफ AP। लेट A बी फर्स्ट टर्म ऑफ AP। मतलब माना जैसे देखिए AP में क्या होता है, प्रथम मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है जो जहाँ से सीरीज चालू होती है फर्स्ट टर्म। और D जो होता है कॉमन डिफरेंस, जो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दोगे तो वो D हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यही लिखा है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड कॉमन डिफरेंस इज D। और दी फार्मूला टू कैलकुलेट एनथ टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। और या तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ TN या AN आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि TN मतलब होता है क्या होता है, कैलकुलेट एनथ टर्म ऑफ द AP। तो ये आपका इतना ही फार्मूला इसमें लिखना था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं डिफाइन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिफाइन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ एग्जाम्पल। आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए जैसे वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ये भी होता है। इफ इन अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ईच सक्सीडिंग टर्म इज जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच प्रीसीडिंग टर्म विथ अ कांस्टेंट वैल्यू, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये आपका प्रीसीडिंग टर्म होता है, ये आपका सक्सीडिंग टर्म होता है। ठीक है, ये अभी देखो इसके लिए ये प्रीसीडिंग टर्म, ये इसका सक्सीडिंग टर्म हो गया। मतलब आप समझिए ये तो बेसिक है। जैसे देखिए ये इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 4 आए, 4 में फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 में फिर से 2 करेंगे 16 आएगा। इसमें क्या था, इसमें कॉमन डिफरेंस पहले में से दूसरे में से पहले को घटा देते थे, तब वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। और जो आपका ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें पहले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा जो कि दूसरा टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म मिलेगा, और सेम ही मल्टीप्लाई करके हमको सीरीज मिला। देखिए 2 में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 8, 8 में 2 16। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए आपका हो गया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। इसका और एग्जांपल ले लीजिए, 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 27, और 27 में 3 गिराए 81, 243। मतलब देखिए
ये ऐसे ही सीरीज आपको जा रहा है। इसमें 3 कॉमन तुम्हारा जो है मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म है, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारा आपको ये मिल रहा है। तो ये आपको ऐसे ही मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, और इसका एक एग्जाम्पल अपने मन से बना लीजिए या ऐसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन 1 का डी पार्ट। इसमें क्या रहा है कि डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताना हो, उसके एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अ मैट्रिक्स दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो सेम होता है, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये कुछ भी आप यहाँ लिख दीजिए, 2x2 का मैंने एग्जांपल लिया। तो ये देखिए नंबर ऑफ ये होता है रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2, दोनों का सेम है यहाँ पर। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1 3 2 5 6 7 8 9 10। ये किसका हो गया 3x3। देखिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये होता है, ठीक है, कि जिसका रोज और कॉलम सेम हो तो वो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल ऐसे लिख दीजिए बस, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं उनका ई पार्ट की फाइंड एनथ टर्म ऑफ एनथ डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स। आपको ई के पावर एक्स का एनथ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए ये देखिए मानना मतलब y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। पहली बार मैंने एक बार किया, फिर दूसरे बार करोगे तब भी e के पावर x ही आएगा, फिर तीसरे बार करोगे e के पावर x। इसका मतलब हमेशा जब सेम ही आ रहा तो n बार भी करोगे तो e के पावर x ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ द e के पावर x ऑफ एनथ डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब एनथ डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स हो गया ये, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना था, ओके गाइस। उसके बाद में 1 का एफ आ जाते हैं। इसके बाद में 1 का एफ आ जाते हैं। इसमें कहा है कि इवेल्युएट करना 1/x dx, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए 1/x dx इज इक्वल टू होता है log x। इसका जो इंटीग्रेशन होता है log x, और प्लस ये इंडिफिनिट है इंटीग्रल, तो यहाँ पर प्लस सी मैंने कांस्टेंट लगा दिया। तो इसको डायरेक्ट आपको केवल फार्मूला ही लिखना था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं 1 का जी पार्ट जो है ये कहता है कि इवेल्युएट करना है इसको x³ इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ठीक है। तो ये आइए x³ dx को करना है। तो देखिए ये फार्मूला आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n+1/n+1 प्लस c, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए n आपकी 3 है, तो देखिए x के पावर 3+1 हो गया, x के पावर 3+1 अपन देखिए नीचे 3+1, तो देखिए ये क्या हो गया x के पावर 4 हो गया और नीचे भी 4 हो गया, तो ये +6, तो x के पावर 4/4 + 6, इतना ही आंसर डायरेक्ट आ गया है। आपको जब x के पावर में कुछ होगा तो उसमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट आपको उसमें 1 ऐड कर देना और नीचे उसी से घटा देना है, तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी उसका फाइनल इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। इसके बाद में इसका 1 का h है। 1 का h में आपको इवेल्युएट करना है dy/dx ऑफ x इंटू ई एक्स। इसका आपको इवेल्युएट करना मतलब डेरिवेटिव्स निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया डेरिवेटिव्स ऑफ दी एक्स ई के पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको मैंने पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल वाला है। तो इसमें क्या होता है जब दो आपके मतलब दो टर्म रहते हैं ना, तो 2 टर्म में पहला मतलब उसको अलग फार्मूले से लिखा जाता है कि जैसे मान लीजिए u और b है, इसका हमको निकालना है, ठीक है। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा पहला, इसको मान लीजिए पहला गुणे दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा, अब इसको ले लेंगे पहला के अवकलन, ठीक है। तो ये ऐसे फार्मूले पे है। देखिए मैंने क्या किया, इसको पहला इसको दूसरा मान लिया, तो पहला इधर हो गया और दूसरा का अवकलन मैंने ये ले लिया, मतलब डिफरेंशिएशन ये ले लिया या डेरिवेटिव ये ले लिया, और प्लस दूसरा पहले इधर लिख दिया, फिर उसके बाद पहला का डेरिवेटिव ये ले लिया, ठीक है। तो देखिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होगा प्लस ई के पावर एक्स, और इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है तो x+1, इतना ही आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में हम सेक्शन बी में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें आप लोग को एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें देखिए पहला पार्ट क्या है, ए है इसमें द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म। क्या कर रहा है 8 टर्म मान लो मैंने टी से डिनोट किया है टर्म को, तो T8 इज इक्वल टू T2 का हाफ, मतलब
हाफ ऑफ दी T2 मतलब सेकंड टर्म का आधा है। ऐसे ही आपको कंडीशन पहले निकाल देना कि क्या कंडीशन बोला। कंडीशन बोल रहा था कि दी ए टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू हाफ टर्म ऑफ द T2 मतलब सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये पहला एक कंडीशन बन गया। ऐसे दूसरा कंडीशन इसमें बोला है, दूसरा कंडीशन बोला है कि द सेकंड टर्म एंड 11 टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म बाई 1, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा 11 टर्म है ना वो मतलब 11वां जो टर्म है वो चौथे टर्म का थर्ड पार्ट का +1 एक्सीड कर रहा है, मतलब उससे ज़्यादा अधिक है। तो देखिए मतलब यहाँ देखिए T11 जो है T11 इज इक्वल टू T4/3 +1, ठीक है। ये कंडीशन दिया आपको। कंडीशन यहाँ से आराम से निकाल लेना, कुछ है नहीं। जैसे इसमें कहा कि AP का हाफ जो है उसके मतलब 8 टर्म जो है 8 टर्म ऑफ AP इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। देखिए मैंने कह दिया T8 इज इक्वल टू T2/2 हो गया एंड 11 टर्म एक्सीड 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म बाई 1। देखिए T4/3 पहले ये हो गया, उसके बाद वो 1 और एक्सीड कर रहा था तो वो 1 इधर ऐड हो गया, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद इसमें फाइंड करना है आपको 15 टर्म। आपको 15 टर्म फाइंड करना है। तो 15 देखिए T15 की फार्मूला क्या हो जाएगी, A+15 - 1 × D मतलब A+14D। आपको सीधी सी क्या बनना है, A और D फाइंड हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 15 टर्म मिल जाएगा आराम से। तो पहले हम ये जो कंडीशन दिया है इसी से हम A और B फाइंड कर लेंगे, A और D फाइंड कर लेंगे। तो देखिए Tn इज इक्वल टू A+n - 1 × D होता है, ठीक। ये मैंने आपको फार्मूला लिखा। उसके बाद T8 जो होता है वो A+7D, T11 A+10D। ये कैसे आया आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर 8 रखेंगे तो यहाँ 7D आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 11 रखेंगे तो यहाँ पर 11 - 1 मतलब 10D आ जाएगा। ऐसे 2 रखेंगे तो यहाँ पर A+D आ जाएगा। 4 रखेंगे तो A+3D। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है कि देखिए अब मैंने ये इक्वेशन में T8 T2 की वैल्यू रख दिया, T8 T2 की वैल्यू रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 में। क्या लिखा, A+7D इज इक्वल टू A+D/2, ठीक है। ये T2 की वैल्यू A+D थी, बट नीचे 2 था तो 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद में आ जाते हैं क्या नाम है, इधर देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 2A + 14D इज इक्वल टू A+D और ये A इधर भी दिया है तो 2A में से A घटा तो A हो गया और 14D में से D घटा तो 13D हो गया इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन नंबर मैंने 3rd मान लिया, ठीक है। उसके बाद सेम ही क्या करेंगे, उसके बाद में क्या किया, ऐसे सेम इक्वेशन नंबर 2nd में T11 और T4 की वैल्यू मैंने रख दिया। T11 की वैल्यू था A+10D, T4 की वैल्यू थी A+3D। जैसे था जो भी था लिखा था वैसे लिख दिया मैंने। अब इधर क्या हुआ, मैंने इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया तो A+3D + 3/3 हो गया। ये 3 इधर जाएगा तो 3A + 13D इज इक्वल टू A+3D + 3। यहाँ पर 2A + 7D मतलब A को इधर भेज दिया और 3D को भी इधर भेज दिया। तो ये देखिए 3 में से एक गया तो ये 2A हो गया, 30 में से 3 गया तो 27D हो गया इज इक्वल टू 3 इधर ही था तो कॉन्स्टेंट एक टर्म में तो इधर मैंने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। जो इक्वेशन नंबर तुम्हारा 3rd था उसमें मैंने क्या किया, इक्वेशन मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद में क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 तो आपका लिखा था 2A + 27D इज इक्वल टू 3 और उस पहला जो था क्या नाम है, ये जो था तुम्हारा देखिए इक्वेशन नंबर 3rd जो था A + 13D, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था तो 2A + 26D हो जाएगा। तो वह हमको इसे क्या करा देना है, उसको सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो देखिए मैंने करा दिया तो 2A + 26D इज इक्वल टू 0। देखिए सब्ट्रैक्ट जब कराते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया तो 0, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। देखिए ये तो कैंसिल हो गया 2A और 2A, ये 27 में से 26 गया तो ये 1 D बचेगा और ये 3 में से 0 गया तो 3, तो D की वैल्यू आपको 3 मिल गया। सेम आपने पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। किसी में भी आप किसी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वहाँ से हमको D की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। A + 30D इज इक्वल टू 0 था तो A इज इक्वल टू -30D और A इज इक्वल टू -30 इंटू D की वैल्यू 3 था तो -39 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए A की वैल्यू पता चलेगी, D की वैल्यू पता चलेगी तो हमको 15 की वैल्यू पता करनी तो T15 इज इक्वल टू A + 14D होता है। तो देखिए A की वैल्यू -39 + 14 इंटू D की वैल्यू 3 तो -39 + 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 हो गया। तो 42 - 39 जो हो गया 3 हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आंसर आ गई, ठीक है। आपका सीरीज कैसे चलेगा, -3 -36 -33 -30 ऐसे ऐसे घटते जाएगा और जो आपका क्या नाम है लास्ट मतलब 15 टर्म जो आएगा वो 3 आएगा। ये T15 टर्म आया। इसके बाद में फिर 3 बढ़ाइए, 3 6 9
12, 15, ये इसका फर्स्ट टर्म यहाँ से चालू माइनस। आप लोग माइनस देकर घबरा जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, सही है जो भी है, माइनस आए या प्लस आए, बस आपको सही कैलकुलेशन करिए तो माइनस आए वैल्यू उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम में ऐसे इसलिए क्वेश्चन दिया जाता है कि आप लोग घबरा जाए इस चीज़ से, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए गाइज, वो आपका सेकंड का ए पार्ट था, मैंने अच्छे से सॉल्व करके आप लोग को बता दिया। अब सेकंड का बी पार्ट है कि ए इज इक्वल टू, ये आपको ये मैट्रिक्स दिया है 2 - 3 PQ, और इसमें कंडीशन दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। ए स्क्वायर, ए यहाँ मैट्रिक्स ए दिया है और उसके बाद पी एंड क्यू फाइंड करना है। देखिए ऐसे ही आप बाकायदा उसमें आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा आपके एग्जामिनर को, जिससे आपको मार्क मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगी, एकदम वो लोग आपसे एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मतलब आपका जो ये लेखनी होता है, जो आपके हैंड राइटिंग और आपका जो लिखने मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये आप अच्छे तरीके से बनाकर लिखिएगा। तो देखिए ए स्क्वायर, देखिए पहले हमको क्या कंडीशन मिला था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर निकाल दिया। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए मैंने करा दिया। अब देखिए ये आपका हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहला रो पकड़ते हैं, इसका पहला कॉलम पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 और ये -3p, 2 दूनी 4 -3p कैसे करोगे, देखिए 2 × 2 प्लस -3 इंटू पी, ऐसे, ठीक है, मतलब ऐड किया जाता है। तो देखिए 2 दूनी 4 और -3p, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा, ऐसे ये भी हो गया -6 -3q, ऐसे 2p प्लस qp, और ये -3p प्लस q इसका, ठीक है। ये नीचे के लिए किसका, ये आप रो पकड़ेंगे तब ये कॉलम, फिर ये कॉलम पकड़ेंगे, ठीक है। पहले ये पकड़ा था तो ये और ये दोनों लेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर ये पकड़ेंगे तो आपका ये और ये लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर था, आई के बराबर था। तो आई देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब 2 × 2 के लिए कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, डायगोनल जहाँ 1 होता है, ठीक है। जो देखिए 4 - 3p को मैंने 1 के बराबर कर दिया। देखिए ये जो मैट्रिक्स से बराबर होते हैं तो जो संगत एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए 4 - 3p और इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए 3p इधर चला गया और 1 इधर चला गया तो 3 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ देखिए, ये 2p प्लस qp था, वो 0 के बराबर था, 2p प्लस qp बराबर 0 था, तो qp इज इक्वल टू -2p, ये qp इधर रह गया और ये -2p इधर चला गया, p कैंसिल हो गया तो q की वैल्यू -2 आ गई। तो ये आपके ऐसे ही आपको ऐसे वैल्यू निकाल लेना, कुछ भी चेंज करते मेथड आपको यही है, जहाँ यहाँ a क्यूब देते या कुछ भी करते हैं, आपको पहले मल्टीप्लिकेशन कराना है, उसके बाद में जिस कंडीशन में दिया उसी में आपको सेटिस्फाई करा देना है, और एक संगत एलिमेंट आप इक्वल करा दीजिएगा, जहाँ से आपकी वैल्यू p q या कोई भी वेरिएबल हो आप पा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ आ जाते हैं इसका सेक्शन, इसी 2 का c का क्वेश्चन क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। एक पहला करना y इज इक्वल टू e⁻ax sin bx, दूसरा करना y इज इक्वल टू x² log x, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखिए गाइस उसका पहला पार्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू e⁻ax sin bx, ठीक है। तो क्या किया मैंने, x के रेस्पेक्ट में उसको हमको डेरिवेटिव निकालना था, तो dy/dx इज इक्वल टू इसका dy/dx इसका इतने का, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया कि पहला दूसरा मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल, 2 टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर दो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन मतलब दूसरे का डेरिवेटिव्स प्लस दूसरा मतलब साइन bx इंटू पहले का डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब साइन bx का डेरिवेटिव आपको साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और bx का क्या हो जाएगा, b, इसका क्या कांस्टेंट में आ जाएगा। ऐसे साइन bx इंटू e⁻ax, कुछ भी हो तो उसका उतना ही आता है, लेकिन अब इसके कांस्टेंट में जो है वो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों में e⁻ax कॉमन है, मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए यहाँ a sin bx है और प्लस यहाँ b cos bx, तो ये आपका इतना ही आंसर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है dy/dx इज इक्वल टू मतलब dy/dx sin x इज इक्वल टू cos x और e⁻ax इज इक्वल टू a इंटू x, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये पहला पार्ट था, बहुत ईजी लेवल में, बस आपको केवल रूल्स इसमें याद करने हैं कि पहला इंटू दूसरे का पहले करेंगे, पहला को ऐसे लिख देंगे, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरा ऐसे लिख देंगे, पहला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूला, साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, तो ये सब आप थोड़ा फार्मूला बेसिक देख लीजिएगा। ऐसे सेकेंड में है y इज इक्वल टू आया है x² log x, ये आपको क्वेश्चन में दिया। तो क्या किया, फिर से dy/dx इज इक्वल टू dy/dx x² log x, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको पहला टर्म माना, इसका दूसरा का
डेरिवेटिव प्लस इस दूसरा, फिर इसका पहला का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये log x की जो डेरिवेटिव होती है 1/x होता है, फार्मूला ही होता है। और log x और इसका देखिए 2x हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2x 2 - 1 दैट्स गिव वैल्यू 2x ही, ठीक है। तो ये 2x दिया, तो ये देखिए ये x कट गया प्लस 2x log x, इसमें देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया 1 + 2 log x। देखिए मैंने फार्मूला भी लिखा, वो log x की जो डेरिवेटिव्स होती है वो 1/x होती है, और जो x के पावर n की डेरिवेटिव्स होती है वो n जो पावर होता है आगे चला आता है, उसके बाद उसमें से एक घट जाता है। जैसे देखिए x² था तो पावर आगे चला गया 2 हो गया और उसमें एक घट गया, तो इसको फाइनल सॉल्व करेंगे 2 में से एक गया तो 1, तो 1 इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2 के पावर x, तो वही यहाँ लिखा है। तो ये इजी वे में मैंने आपको समझा दिया, ये आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं इसका 2 का डी पार्ट है, इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, एवल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर था 1 + e के पावर -x, e के पावर -x इनवर्स है तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये 1/e के पावर जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा इसका, या पॉजिटिव पावर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद इसमें मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है e के पावर x + 1/e के पावर x हो गया, और ये e के पावर x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये e के पावर x ऊपर चला गया तो e के पावर इधर ऐसे इस फॉर्मेट में हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, e के पावर x + 1 को हमने t मान लिया, ठीक है, मैंने t मान लिया, और उसके बाद फिर उसको दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया तो e के पावर x dx हो गया और इधर dt हो गया। ये तो आप लोग को थोड़ा पता हो गया इस चीज़ को, ऐसे इसमें माना जाता है, ठीक है। तो मान लिया कि e के पावर x + 1 कब माना जाता है, जब आप देखिए इसको जब ले लेंगे नीचे किसी के बराबर में और जब उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और ऊपर वाला जब इधर इस साइड यही आ जाएगा, तब उस टाइम में ऐसा मान लिया जाता है। जैसे अभी देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन किया मतलब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया तो ये e के पावर x कांस्टेंट का तो 0 हो गया, तो ये e के पावर x dx बचा, इधर dt हो गया, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, जब e के पावर x ds dt हो गया तो ये देखिए इतना क्या वैल्यू, इतना की वैल्यू dt होगी और इतना की वैल्यू मैंने मानी थी t, तो देखिए ऊपर की वैल्यू मैंने dt रख दी और नीचे की वैल्यू t, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हुई है dt/t, या इसको ऐसे इस फॉर्मेट को 1/x ds का फॉर्मेट आ गया। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला था log t, ठीक है, मतलब log x होता तो इसका देखिए log t हो गया प्लस c, और t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी e के पावर x + 1, तो देखिए log e के पावर x + c 1 + c हो गया, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट ऐसे आ गया। ये मानने वाला बहुत अच्छा तरीका होता है, यहाँ लिमिट नहीं है, लिमिट होता तो वहाँ लिमिट में भी इफेक्ट होती, लिमिट भी चेंज होता, लेकिन अभी वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ये प्रोसेस यही है, बहुत ईजी वे में आप लोग इसको समझ लीजिए, और क्वेश्चन आएगा ऐसे ही एग्जाम में आएगा, इससे हाई लेवल नहीं आएगा, इससे लो हो सकता है लेकिन हाई नहीं हो सकता। तो आप लोग इसको अच्छी बेकायदा देखिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो सेकंड का सेक्शन भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में तीसरे का ए पार्ट है कि द एनर टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई -un + 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। मतलब आपका एपी का जो एनर टर्म है ना वो आपको दिया -un + 15 दिया, उसको आपको क्या फाइंड इसमें करना 20 टर्म, मतलब सम ऑफ 20 टर्म, मतलब पहले 20 पदों का जो सम होता है ना उसको आपको फाइंड करना है एपी में। कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए आपको ऐसे लिखना है, गिवन क्या है tn = -un + 15, फाइंड क्या करना है x20, s क्या मतलब सम ऑफ द 20 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म। तो देखिए tn का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, जो कि आपको बराबर दिया -un + 15, ठीक है। यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से देखिए tn = -un + 15 इतना दिया। अब यहाँ पर आप क्या करना है, n की वैल्यू रखना 1 2 3, ठीक है। मैंने n की वैल्यू जब 1 रखा तो देखिए t1 = -u + 15 हो गया, और देखिए जब t1 मतलब क्या, वो पहला टर्म यही हो गया ना, फर्स्ट टर्म ये हो गया, t1 मतलब फर्स्ट टर्म यही हो गया, ठीक है। और t2 कितना हो गया, यहाँ 2 रखोगे तो -2u + 15 हो गया। अब देखिए डिफरेंस जो होता है, देखिए कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए हमको a और d चाहिए, तो a तो मिल गया, तो डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए यहाँ पे सेकंड की वैल्यू क्या आई थी -2u + 15, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई थी -u + 15, माइनस कर दिया। तो यहाँ देखिए -2u + 15 इधर ही है, माइनस प्लस हो गया और -15 हो गया, तो 15 कट गया, और -2u में से u घटा दोगे तो -u हो जाएगा, तो ये आपका d की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या फाइंड करना है,
S20 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म को फाइंड करना है। तो जो सम ऑफ मतलब AP में जो फार्मूला होता है वो होता है SN इज इक्वल टू n बाई टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, इतना फार्मूला होता है। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर n जब S20 फाइंड करना तो जो n की वैल्यू होगी 20 होगी, तो 20/2 हो गया। A की वैल्यू तुमको पहले पता था माइनस यू प्लस 15 हो गया, n माइनस n मतलब 20 माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस यू आया। देखिए बस अब इसको सॉल्व करना है। ये देखिए 20/2 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। हाँ तो ठीक है गाइस, यहाँ पर इसके बाद में वहाँ देखिए 20/2 था तो वहाँ 10 हो गया। बाकी इसको मैंने वहाँ सॉल्व कर दिया -2u और प्लस 30 माइनस 19u, ठीक है, वो वहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए अभी ये देखिए -2u हो जाएगा और ये प्लस 30 हो गया, ठीक है। और ये देखिए इधर -19u, तो देखिए यहाँ -2u प्लस 13 और ये -19u, तो देखिए -19u -22u मतलब -21u प्लस 30, ठीक है। तो इधर देखिए 30 माइनस 21u -21u आ गया। तो देखिए 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 300 माइनस 210u, तो यही आपका S20 की वैल्यू आ गई, ठीक है गाइस। बस ऐसे ही आपको इसमें फाइंड करना है और कुछ नहीं, जो कंडीशन दिया वही कंडीशन अप्लाई करते जाइए और आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जाने की AP के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो A है, D है, आपको ये फाइंड करना है और जो कंडीशन दिया रहेगा उसमें यही A और D आप फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद में वो चाहे कोई टर्म पूछे कि T20 T50 निकालिए, तो ये प्लस 15D ये इसका TN का फार्मूला आप लगा दीजिएगा, और सम कहे S20 तो उसका फार्मूला लगा दीजिएगा n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सब जगह देखिए A मतलब A और D ही इंपॉर्टेंट है, बाकी n तो आपको क्वेश्चन में दे ही देता है, ठीक है। तो ये आपका था 3 का A पार्ट। आते हैं 3 का B पार्ट में। क्या कहता है कि आपको SN दिया है, SN दिया मतलब सम ऑफ n टर्म का दिया है n इंटू 4n प्लस 1, फाइंड द AP, आपको AP फाइंड करना, ठीक है। इसमें SN आपको दिया है, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने अभी देखिए यहाँ पर देखिए इन AP SN इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 1, ये आपको कंडीशन दिया टू फाइंड AP, हमको AP फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ वही चीज़ फिर से n इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, तो पहले n इज इक्वल टू क्या हुआ है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 4 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 1 मतलब 5, ये SN की वैल्यू 5 और ये SN वैल्यू 5 मतलब यही A। S1 मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब जैसे कि फर्स्ट टर्म आपका 5 है तो 5 का सम करोगे तो 5 ही आएगा ना, तो ये आपका A वैल्यू आ गई। A पहले आपको मिल गया, आपको D चाहिए, तो ऐसे S2 निकाला 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। जब यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 रखोगे ना, 2 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 मतलब 18, ये S2 हो गया। और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर फार्मूला मैंने लिख दिया n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दिया, तो 2 की वैल्यू देखिए 2 रख दिया, उसके बाद में A की वैल्यू 5 रख दिया और 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए ये देखिए 1 हो गया और ये 2 पंचे 10 और ये D 10 प्लस D जो बराबर हो गया 18, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये कहाँ से आया मैंने बता दिया कि ये डायरेक्ट S2 की वैल्यू जो फार्मूला लिख दिया, ये 2/2 यहाँ 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मैंने लिख दिया और n की वैल्यू 2 और A की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दिया, तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ से D वैल्यू आ गई, ठीक है। अब A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, तो AP क्या होता है, AP मतलब होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, मतलब देखिए 5 प्लस 8 5 प्लस 2 इंटू 8 5 प्लस 3 इंटू 8 5 प्लस 4 इंटू 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब देखिए 5 13 21 29, आप खुद बढ़ाइए। पहला टर्म पर है 5 है, दूसरा टर्म मतलब आपको डिफरेंस पता है 8 है, तो इसमें 8 जोड़ते जाइए। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, 29 में 8 जोड़ेंगे 37। ये तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हाँ आपको कैसे टर्म कैसे होता है, तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, आप भी ऐसे लिख दीजिएगा। अगर नहीं लिख पाए तो डायरेक्ट आपको जब डिफरेंस मतलब ये A पता चल गया D पता चल गया, डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिएगा AP। तो ये आपका थर्ड का B पार्ट था गाइस। इसके बाद में आते हैं थर्ड का C पार्ट। देखिए इफ x, 2x प्लस 2 3x प्लस 3 और फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड इट्स 4 टर्म। आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 टर्म दिए हैं, ठीक है। 3 टर्म दिए हैं x 2x प्लस 2 3x प्लस 3, वो भी फर्स्ट 3 टर्म है। ये भी बोला कि फर्स्ट टर्म, ये नहीं बोला कि टर्म है,
ये फर्स्ट 3 टर्म मतलब ये शुरुआत से ही बोला, इसका मतलब x जो है ये आपका पहला टर्म हो गया, मतलब a हो गया। और जो इसका और उसके बाद में क्या हुआ, अब इसका अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है हमको, a और कॉमन रेशियो निकालना होता है। तो कॉमन रेशियो जो होता है, कॉमन रेशियो r जो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो सेकंड टर्म 2x + 2 अपॉन फर्स्ट टर्म x, ठीक है। तो देखिए सेम चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ, देखिए ये आपको इतना दिया है क्वेश्चन में, ठीक। इसके बाद T4 हमको निकालना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो देखिए ये x 2x + 2 3x + 3 और फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब मैंने बताया था कि ये a = x हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो गया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 2x + 2 अपॉन x हो गया। तो ये आपका कॉमन रेशियो हो गया, बस इतना कॉमन रेशियो और ये सेकंड टर्म मिल गया हमको, मतलब कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म मिल गया। तो हमको जो इसमें tn का फार्मूला होता है इसमें जीपी में ये a/n-1 होता है, ठीक है। तो a भी है, r भी है, n भी है, n कितना 4 है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए tn = a/n-1, तो a r ये देखिए जब 4 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 - 1 तो 3 हो गया। a की वैल्यू x थी, r की वैल्यू 2x + 2 अपॉन x के पावर क्यूब हो गया, मतलब इतनी r की वैल्यू इतनी थी, उसके पावर क्यूब था तो क्यूब लिख दिया। x इंटू ये x क्यूब हो जाएगा नीचे, ये 2x + 2 का होल क्यूब, x² हो जाएगा, x कट जाएगा तो x² हो जाएगा, 2x + 2 का होल क्यूब। तो ये T4 की आपकी वैल्यू आ गई, बस इतना ही आपको फाइंड करना और कुछ नहीं फाइंड करना। तो गाइस देखिए मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का थर्ड पार्ट तक आप लोग का पूरा सॉल्व कर दिया हूँ। अब देखिए वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो उसको भी कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आप देखिएगा वीडियो मेरा पसंद आया तो उसका जैसे रिस्पांस होगा मैं आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोग रिस्पांस देंगे, मुझे मोटिवेशन उससे मिलेगा। तो गाइस ऐसे मिलते रहिए और पढ़ते रहिए, सेमेस्टर है थोड़ा मेहनत करिए 2-3 दिन, उसके बाद में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे मिलते रहेंगे हम लोग। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। बाकी आगे जो 4th और 5th और 6th जो है वो पार्ट मैं अगली वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि मतलब अगली वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। तो और आप लोग का रिस्पांस, अभी आप लोग रिस्पांस दीजिए तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आपको चैनल को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए, उसका सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए ताकि आप ही का फ़ायदा, उसमें हम हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन आप लोग को अपलोड करूँगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।